स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल हम लोगों ने मियोसिस के संबंध में बात किया था, माइटोसिस के संबंध में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे मियोसिस के संबंध में। तो जो माइटोसिस से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे जिस पे हम लोगों ने चर्चा की थी कल, उसको एक बार देख लिया जाए। कितने फेजेज़ हैं, दो पार्ट में इसका डिवीज़न होता है, कैरियोकाइनेसिस और यानी कि मियोसिस जो है माइटोसिस जो है दो चरणों में होती है। कैरियोकाइनेसिस हो गया, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में मैंने आपको बताया था कि 4 फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैंने ये भी आपको बताया था कि सेल डिवीज़न किन किन सेल्स में नहीं होता। तो हार्ट के सेल्स में नहीं होता, मसल्स में नहीं होता और नर्व के सेल्स में सेल डिवीज़न नहीं होता ह्यूमन के केस में, ठीक। आज हम बात करेंगे मियोसिस की। तो मियोसिस का जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये होता कहाँ है? तो ये जर्म सेल्स में होता है जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक ना। तो जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं उन्हीं सेल्स के अंदर होता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वह आधा रह जाता है, ठीक ना। जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, चेंज नहीं होता, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है, ठीक है। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। अब कितने तरह से डिवीज़न होता है? तो 2 बार डिवीज़न होता है मियोसिस में। पहले को M1 डिवीज़न कहते हैं और दूसरे को M2 डिवीज़न, यानी कि एक ही सेल जो है 2 बार डिवाइड होगा और 2 बार डिवीज़न के फलस्वरूप 4 जो है डॉटर न्यूक्लियस से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो एक चीज़ ये भी कंफर्म हो गई कि मियोसिस के अंदर कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? तो 4। कितने? 4, याद रखेंगे आप, ठीक। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 बार में डिवीज़न होगा। एक M1 जिसको हम कह रहे हैं, यानी कि पहले जो है 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, 1 से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, और फिर क्या होगा? 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। बात समझ रहे हैं ना, ठीक। ये हो गया आपका M1 और ये हो गया आपका M2, ठीक। अब M1 में ये पूछा जाता है कि DNA जो है कब रेप्लिकेट होता है, यानी कि DNA जो है 2N से N जो है N में किस फेज़ में, यानी कि किस डिवीज़न में कन्वर्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि M1 में जो है DNA रेप्लिकेट्स होता है, ठीक। यानी कि DNA आधा कब रह जाता है? M1 में, यानी कि पहले डिवीज़न के समय ही DNA का जो क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा हो जाता है, ठीक। M2 क्या होता है? तो M2 जो है नॉर्मल डिवीज़न है, जैसे आपने माइटोसिस में देखा था वैसे ही M2 होता है, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता। तो पहले डिवीज़न में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर के आधा हो जाता है और M2 में क्रोमोसोम नंबर जो यहाँ से जाता है वही क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे M2 में शेष रह जाता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप समझे। पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे, ठीक। आगे देखें। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पेयरिंग होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो ये पूछा जाए कि रिकॉम्बिनेशन और पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम में किस डिवीज़न में होता है? तो ध्यान रखिएगा मियोसिस में, ठीक। अब तीसरी चीज़ ये है कि 4 सेल ऑलवेज फॉर्म विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि कितने सेल्स बनेंगे? तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे और क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? आधा होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है आप अगर बेसिक ध्यान रखेंगे तो मियोसिस आपके समझ में आएगी, ठीक। चलिए कुछ चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहली चीज़ कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, या इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट, यानी कि 2 जो है क्रोमोसोम, देखिए आधा होगा तो ये बाइवेलेंट हो गया। और ये जो है टेट्राड, यानी कि 4 जो है चतुर्दीर्घी पोजीशन में 4 जो है अलग अलग आपको इसके आर्म्स दिख रहे हैं, तो ये टेट्राड भी हो गया, ठीक है। बाइवेलेंट 2 अलग आधे आधे पार्ट में है। यह होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक ही क्रोमोसोम के 2 पार्ट। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये काइनेटोकोर है और इससे ये जो क्रोमोसोम निकला हुआ है ये देखिए, ये आधा आधा बटा तो होमोलोगस हो गया।
बाइवेलेंट, ये दोनों जो है एक ही हैं, होमोलोगस हैं। बाइवेलेंट यानी कि दो अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक, टेट्राड है, चार अलग अलग आर्म्स इसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, तो इसी को कहते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, एक समान है, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम कह देंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है ना। अब देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्या, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको कहते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स एसोसिएटेड विथ कॉमन काइनेटोकोर, यानी कि अगर कॉमन काइनेटोकोर पे जो है जो क्रोमोसोम लगे हैं उसी को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहले क्रोमोसोम है और ये जो है यह कॉमन काइनेटोकोर पे लगा हुआ है, तो ये जो क्रोमोसोम है इधर वाला, इसका जो है क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ठीक, और दोनों क्रोमोसोम अगर समान दिख रहे हैं तो ये होमोलोगस हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम अगर समान दिख रहे हैं तो होमोलोगस। ठीक, और ये इसका आधा पार्ट जो है क्या हो जाएगा, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गया। ध्यान रखिएगा, ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड्स और ये जो है इसका सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक, आगे बढ़िए। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो है एस्ट्रल रेज का डिवीज़न होता है। ठीक, और दो जो है इसके सेल्स के एंड पे जो है दो आपको एस्ट्रल रेज दिखाई पड़ेंगे। इससे जो है माइक्रोट्यूबुल्स या ट्यूबुलिन जो है नामक सब्सटेंस से जो है एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो देखिए जो फाइबर क्रोमोसोम को इससे जुड़ते हैं, यानी कि एस्ट्रल रेज से जोड़ते हैं क्रोमोसोम और एस्ट्रल रेज, वह एस्ट्रल रेज जो क्रोमोसोम से जुड़ते हैं उसको कहते हैं क्रोमोसोम फाइबर। ठीक है ना। यह सेंट्रियोल है जो डिवाइड हो रहा है, सेंट्रियोल डिवाइड होकर के दो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, दो सेंट्रियोल्स बन रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये है। ठीक, तो सेंट्रियोल और क्रोमोसोम के बीच का जो फाइबर है उसको कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर, यानी कि वह सेंट्रियोल का वह फाइबर जो क्रोमोसोम से को जोड़ता है उसको क्रोमोसोमल फाइबर। दोनों पोल्स के बीच का जो फाइबर है उसको इंटरपोलर फाइबर। ठीक है ना, इंटरपोलर फाइबर। और ये देखिए क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के बीच का जो फाइबर है उसको कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। सॉरी, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताऊँ फिर से। इंटरपोलर फाइबर्स जो हैं दो पोल्स के बीच के फाइबर्स हैं। ये देखिए ये फाइबर यहाँ से निकला, ये यहाँ से, फिर से समझिएगा बात को कि इस एस्ट्रल रेज यानी कि सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम के बीच का जो फाइबर है वो क्रोमोसोमल फाइबर है। इंटरपोलर फाइबर यानी कि इस पोल को इस पोल से जो मिलाने वाले फाइबर है, जो क्रोमोसोम से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ पोल से मिल रहे हैं, वो इंटरपोलर फाइबर हो गए। और इन दोनों जोन्स को देखिए इस यानी कि ये दोनों क्रोमोसोम्स के बीच के जो फाइबर्स हैं वो इंटरजोनल या इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, क्रोमोसोम्स के बीच में या इस जोन के बीच के जो फाइबर्स हैं उसको इंटरजोनल या इंटर क्रोमोसोमल फाइबर्स कहेंगे। ये एस्ट्रल रेज है। ठीक है ना, ये क्या है, एस्ट्रल रेज है। ठीक, किसके बने होते हैं, तो ट्यूबुलिन के बने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम चलें तो इसके अंदर जो है प्रोफेज ये पूछता है कि कौन सा जो है फेज, आपको पता है कि डिवीज़न जो है 4 फेज में है, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो मियोसिस में कौन सा फेज सबसे लंबा होता है ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा प्रोफेज जो है सबसे लंबा होता है। अक्सर ये प्रश्न बनता है कि कौन सा फेज सबसे लंबा होता है, तो प्रोफेज सबसे लंबा होता है। देखिए यहाँ मैंने पॉइंट दिया कि प्रोफेज फर्स्ट आर लार्जर देन प्रोफेज सेकेंड एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है ना, तो जितने भी प्रोफेज हैं, चाहे आपका प्रोफेज फर्स्ट, चूँकि इसमें 2 बार सेल डिवीजन होगा तो प्रोफेज फर्स्ट भी आएगा, प्रोफेज सेकंड भी आएगा, तो सबसे लंबा कौन सा होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है। और इस प्रोफेज फर्स्ट को जो है 5 अवस्थाओं में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो है लेप्टोटीन है, दूसरा जाइगोटीन है, तीसरा पैचिटीन है, चौथा डिप्लोटीन है और पाँचवा डाइकाइनेसिस है। ठीक, तो पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अक्सर इसका सीक्वेंस आपसे पूछता है कि प्रोफेज फर्स्ट के विभिन्न प्रावस्थाओं को सीक्वेंस में लगाइए, तो आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा LZPD, LZPD स्क्वायर है, LZPD स्क्वायर यानी कि L फॉर लेप्टोटीन, Z फॉर जाइगोटीन, P फॉर पैकेटीन, D फॉर डिप्लोटीन एंड D फॉर डाइकाइनेसिस। ठीक, अब इन सारी प्रावस्थाओं का, इन 5 प्रावस्थाओं का अपना अलग अलग महत्व है। ठीक है,
क्या है, कैसे है, किस प्रावस्था में क्या होता है। प्रश्न यहाँ से बहुत प्रोफेस फर्स्ट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगर प्रोफेस फर्स्ट आप समझ गए तो पूरी मियोसिस आप जो है समझ जाएंगे। ठीक, तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि पहले जो है लेप्टोटीन में देखिए क्या होता है कि लेप्टोटीन में जो है थ्रेड्स जो है वो कंप्रेस्ड होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि लेप्टोटीन में जो है थ्रेड्स जो है वो कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक, और कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, थ्रेड जो है कॉम्पैक्ट होंगे और क्रोमोसोम्स की संरचना का जो है फॉर्मेशन करेंगे। एक एक्चुअल क्रोमोसोमल स्टेज में वो जो है आएंगे, किसमें, लेप्टोटीन में। प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है, प्रश्न बनता है जाइगोटीन से। ठीक है ना, यहाँ पे इस क्रोमोसोम्स की जो है पेयरिंग होती है। ठीक, पेयरिंग को कहते हैं सिनेप्सिस। तो यह पूछा जाता है कि सिनेप्सिस या पेयरिंग जो है प्रोफेज के किस फेज में होती है, तो ध्यान रखिएगा जाइगोटीन की। ठीक है ना, और इसी प्रावस्था में जो है यह बाईवैलेंट कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है ना, बाईवैलेंट या टेट्राड कंडीशन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो काइनेटोकोर है, एक का काइनेटोकोर जो है इस तरह से जो है दो बाईवैलेंट, दो आधे आधे पार्ट या दो चार जो है टेट्राड की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ और भी पूछा जाता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस फेज में अपीयर होता है, तो ध्यान रखिएगा जाइगोटीन के ही फेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है बनता है। ठीक, तो तीन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। पहली चीज़ तो ये है कि पेयरिंग या सिनेप्सिस होती है किसमें, जाइगोटीन में। दूसरी चीज़ है कि बाईवैलेंट थ्रेड का यानी कि क्रोमोसोम जो है बाईवैलेंट या टेट्राड की कंडीशन में आता है, किसमें, जाइगोटीन में। और तीसरी चीज़ है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर होता है किसमें, जाइगोटीन में। ठीक, बात करते हैं पैकेजिंग के। पैकीटीन, पैक से ये लग रहा है कि पैक करने वाला है। ठीक है ना, तो टाइट पैकिंग होती है इसमें। ठीक है ना, एंजाइम कौन सा होता है, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम डस क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है क्रॉसिंग ओवर करता है किसके अंदर, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, थ्रेड क्लियरली विजिबल। ठीक है ना, तो पहले तो आप समझिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, कि दो क्रोमोसोम्स अगर एक समान दिख रहा है तो ये होमोलोगस हो गया। ठीक है ना, ठीक, अब इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये देखिए, बात समझिएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, फिर से मैं क्लियर कर दूँ तब आपको मैं बताऊँ। देखिए ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम काइनेटोकोर है। मैं कलर चेंज करके आपको बना के दिखाता हूँ। ये इसका जो है क्रोमेटिड्स है और ये जो है इसका क्रोमेटिड्स है। ठीक, अब ये जो सेम कलर में जो क्रोमेटिड्स दिख रहा है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स है और ये इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच। और एंजाइम कौन सा यूज होगा, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि ये पूछता है कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, तो पैचिटीन के फेज में होता है। किस फेज में, पैचिटीन के फेज में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है यहाँ पे वर्क यूज़ होता है, यानी कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम की सहायता से जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, तो ध्यान रखिएगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखिए ये जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होमोलोगस, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद डिप्लोटिन आता है। तो देखिए डिप्लोटिन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन में उत्पन्न हुआ था वो कहाँ होता है, डिप्लोटिन में डिजोल्यूट होता है। डिप्लो का मतलब होता है डिजोल्यूट होना। डिप्लोटिन में क्या हुआ, डिजोल्यूट होना। और सेपरेट एक्सेप्ट एट क्याजमेटा। और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स ये जो बन रही है ना, ये जो है यहाँ पे देखेंगे तो क्याजमेटा का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा कि क्याजमेटा का फॉर्मेशन किस में होता है, ये भी पूछा जाता है कि क्याजमेटा कहाँ पे बनते हैं, तो क्याजमेटा बनते हैं डिप्लोटीन में। कहाँ बनते हैं, डिप्लोटीन में क्याजमेटा बनते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है डिप्लोटीन में आते आते जो है डिसअपियर हो जाती है। और क्याजमेटा का फॉर्मेशन किस में होता है, तो क्याजमेटा का फॉर्मेशन होता है डिप्लोटीन में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। डाइकाइनेसिस लास्ट फेज है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि अब ये जो क्रोमोसोम थे, जो क्याजमेटा बने थे, इनका टर्मिनाइजेशन होता है। ये जो है एक अपोजिट एंड की तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि सब अलग हो जाएंगे और दो अलग अलग, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो देखिए टर्मिनाइजेशन ऑफ
क्याजमेटा जो है टर्मिनल कंडीशन में पहुंच जाएगा, यानी कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि देखिए क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया तक जो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सारी चीज़ें जो डिसअपियर नहीं होती, तो ये पूछता है कि प्रोफेज के किस अवस्था में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मटेरियल जो है डिसअपियर होता है। तो ध्यान रखिएगा डाइकाइनेसिस में। ठीक। अब बाकी की चीज़ें जो हैं, बाकी के डिवीज़न, जैसे प्रोफेज के बाद जो है अब मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टीलोफेज आएगा। बाकी सारी डिवीज़न जो है वैसे ही होंगी जैसे मियोसिस के अंदर हुआ था। ठीक है ना। जैसे मियोसिस के अंदर हुआ था, माइटोसिस के अंदर हुआ था, वैसे ही जो है मियोसिस के अंदर भी होगा। ठीक है ना। इसका प्रोफेज इंपॉर्टेंट था जिसकी चर्चा हमने किया। ठीक। अगर आगे हम बढ़ें तो देखिए कैसे होता है कि oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स 4 एयर डिप्लोटिन। ठीक है ना। ये छोड़िए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखिए पहले प्रोफेज फर्स्ट होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टीलोफेज होता है। ये सारे फर्स्ट की स्टेज है। 2 बार मैंने डिवाइड 2n जो है कन्वर्ट हो जाता है n में। ठीक। इसके बाद n एक सेल बना, एक n सेल बना, और इससे जो है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड से फिर 2 सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरह से जो है कुल 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है मियोसिस की जो फिनोमेना है आपको समझ में आई होगी। ठीक है। बाकी के जो डिविजन्स के लिए, अगर मियोसिस के बाद जो प्रोफेज को मैंने इसमें समझाया, प्रोफेज के बाद मैंने आपको बताया कि बाकी सब माइटोसिस के तरह से होता है। तो माइटोसिस के डिविजन्स को समझने के लिए आप इसके पहले का वीडियो पार्ट 2 जो है वो आप देखें। ठीक है। तो जहाँ से प्रश्न बनते हैं मियोसिस में, उसको मैंने आपको क्लियर किया। फिर मियोसिस और माइटोसिस के डिवीजन को जब जोड़ देंगे तो कंप्लीट जो है मियोटिक डिवीजन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज इसी पे हम लोग रोकेंगे। ये जो जितने भी प्रश्न बन रहे थे सेल डिवीजन से, वो मैंने 3 पार्ट में जो है आपका कवर किया है। पार्ट फर्स्ट है इसका सेल डिवीजन का, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। तो तीनों वीडियो आप देखें, एंजॉय करें। ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर रोकेंगे। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।